नमस्कार, 8 बजे की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और करते हैं आप खबरों की शुरुआत। तो चुनाव आयोग की गाइडलाइन और कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश में बीजेपी आने वाले दिनों में डिजिटल प्रचार के जरिए अपना दम दिखाने वाली है। पार्टी ने इसका पूरा प्लान तैयार कर लिया है और प्रधानमंत्री मोदी खुद मोर्चा संभालेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फरवरी में 10 से ज्यादा वर्चुअल रैलियां करेंगे। एक हफ्ते में 2 रैलियां करने की तैयारी बीजेपी की तरफ से हो रही है और सभी 403 विधानसभाओं में रैली का प्रसारण होगा। प्रधानमंत्री मोदी की दूसरी रैली 2 फरवरी को होनी है। इससे पहले कल प्रधानमंत्री ने भी वर्चुअल रैली के जरिए वेस्ट उत्तर प्रदेश के 5 जिलों के करीब 27 लाख लोगों को और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। और उधर सीएम योगी भी विधानसभा चुनाव के लिए ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे हुए हैं और इसी क्रम में सीएम योगी आज मेरठ और गाजियाबाद दौरे पर रहेंगे। सीएम मेरठ से सीट है सुरूरपुर में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में घर घर जाकर लोगों से संवाद करेंगे और इसके अलावा सीएम योगी यहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी संवाद करेंगे। गाजियाबाद से सीएम योगी का आज 5वां चुनावी दौरा है। सीएम मोदीनगर विधानसभा में मतदाता संवाद कार्यक्रम में भी शामिल होने वाले हैं। उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी आज गाजियाबाद दौरे पर रहने वाले हैं। करीब 11 बजे गाजियाबाद पहुंचने का कार्यक्रम स्वतंत्र देव सिंह का है। यहां पर सीएम योगी के साथ लोनी विधानसभा में मतदाता संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। साहिबाबाद में जाकर घर घर संपर्क अभियान में भी हिस्सा स्वतंत्र देव सिंह लेने वाले हैं। उधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी आज मेरठ दौरे पर रहने वाले हैं। केशव प्रसाद मौर्य सुबह 11 बजे सरथाना विधानसभा में मतदाताओं के साथ संवाद करने वाले हैं। वहीं दोपहर को मेरठ में मतदाताओं के साथ संवाद और घर घर जाकर जनसंपर्क भी केशव मौर्य करने वाले हैं। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए अधिसूचना आज से जारी होगी और इसके साथ ही नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। इस चरण में 11 जिलों की 7 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 5वें चरण में अवध, बुंदेलखंड और तराई क्षेत्र के 11 जिलों की 60 विधानसभा सीटें हैं। इन सीटों पर 8 फरवरी तक नामांकन दाखिल किया जा सकेगा। 9 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 11 फरवरी है और फिर 27 फरवरी को यहां पर वोटिंग होगी। और अब बात बजट 2022-23 की करते हैं। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली है। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री लोकसभा में साल 2022-23 के लिए बजट पेश करेंगे। इस बजट में केंद्र सरकार के पिछले साल के आय व्यय का ब्यौरा तो होगा ही, साथ ही वित्त मंत्री अगले साल के दौरान देश के विकास को रफ्तार देने की योजना का खाका भी देश के सामने रखेंगी। कोरोना काल के बीच ये बजट हर आम और खास के लिए काफी उम्मीदों वाला है। कारोबारी से लेकर नौकरी पेशा तक, किसान से लेकर निवेशक तक, हर किसी की बजट से काफी ज्यादा उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। 2014 में सत्ता आने के बाद से मोदी सरकार का ये 10वां आम बजट होगा, जबकि निर्मला सीतारमण बतौर वित्त मंत्री अपना 4था बजट पेश करने वाली हैं। तो बजट से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं और क्या क्या उम्मीदें हैं, इसी पर बातचीत करने के लिए सुशील पांडे दिल्ली से और संकेत मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील, बहुत ज्यादा लोगों की उम्मीद है क्योंकि कोविड काल में लोगों के रोजी रोजगार चले गए, महंगाई बढ़ गई, लोगों के जेबों में जो पैसे सेव होते थे वो नहीं हो रहे हैं, इसलिए उम्मीदें बहुत ज्यादा हो गई। और उम्मीदें इसलिए भी बहुत ज्यादा है क्योंकि चुनावी साल है, तो लोगों को लग रहा है कि शायद सरकार कुछ राहत दे आम लोगों को। जी बिल्कुल नीलू, आप सही कह रही हैं कि लगातार बजट पर तमाम जो आम है, नौकरी पेशा है, व्यापारी हैं, तमाम लोगों की नज़र है। हम नई दिल्ली पर इस टाइम मौजूद है नीलू, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह बता भी रही थी कि सरकार अपनी तमाम उपलब्धियों को भी इस पूरे बजट सत्र में बताएगी और जो जीडीपी का ग्रोथ है उसको भी लेकर कहीं ना कहीं बजट में एक नया जो फिलहाल परियोजना होगा उसको भी पेश करेगी नीलू।
सबसे महत्वपूर्ण बात है कि स्वास्थ्य को लेकर इस बार सरकार एक बड़ी तैयारी में है। रेलवे परियोजना को लेकर भी एक बड़ी तैयारी में सरकार की तरफ से इस बार बजट में एक बड़ा तोहफा दिया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस बार टैक्स स्लैब में भी जो जानकारी मिल रही है, टैक्स स्लैब में भी इस बार नीलू छूट दिया जा सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरकार विकास की उपलब्धियों को गिनाएगी। चूंकि चुनावी कहीं ना कहीं मंच भी सजा हुआ है, तो निश्चित रूप से उन तमाम राज्यों की भी आस लगी हुई है कि सरकार के खजाने से क्या क्या उन्हें राहत मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात नीलू विकास की बात है। किसानों को लेकर किस प्रकार बजट में इस बार निर्मला सीतारमण के द्वारा तमाम चीजें रखी जाती हैं। सरकार ने विकास को लेकर, महंगाई को लेकर तमाम जो चीजें की हैं उसका भी खाका आज वो रखेंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात है नीलू, इस पूरे मामले में सरकार पहली बार इस बार पेपरलेस बजट जो है वो पेश करेगी। ये निर्मला सीतारमण का चौथा बजट होगा जिसमें वो सरकार के तमाम लोग जो हैं उनको फिर बताएंगी कि उपलब्धियां क्या कुछ हैं, और सरकार अपने खजाने में आम जनता के लिए या नौकरी पेशा के लिए या व्यापारी वर्ग के लिए क्या कुछ देगी। इसका खुलासा 11 बजे होगा। लेकिन तमाम जो तैयारियां हैं उन तैयारियों में ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि इस बार सरकार स्वास्थ्य को लेकर कहीं ना कहीं बिल्कुल उम्मीदों भरा बजट है, और उम्मीद भी बहुत ज्यादा है इस बजट 2022-23 में। संकेत भी हमारे साथ लखनऊ से हैं। संकेत, कल जब आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया तो उसमें सबसे ज्यादा फोकस जो रखा गया वो बताया गया कि युवाओं में, किसानों पर और स्वास्थ्य क्षेत्र में सबसे ज्यादा फोकस, यानी आने वाले सालों में इस पर सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है और इसको सबसे ज्यादा राहत मिल सकती है। लेकिन इसके बावजूद लोग क्या सोचते हैं, उनको किस तरह की राहत चाहिए इस बजट से? देखिए, 2022-23 का आम बजट आज पेश होना है और इसमें जो जाहिर सी बात है कि लोगों को उम्मीदें हैं इस बजट से, और ये लोग उम्मीद जता रहे हैं कि टैक्स में छूट मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ किसान, महिलाएं और जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको राहत की उम्मीद इस बजट से है। वहीं दूसरी तरफ इस बजट में जहां एक तरफ कोरोना की महामारी के बीच ये चुनौती है कि देश के आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ करना है, मजबूत करना है, ये एक बड़ी चुनौती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो 5 राज्यों में चुनाव है, तो जाहिर सी बात है इस बजट में चुनावी टच जरूर नजर आएगा। और यही नहीं, जनता भी उम्मीद जताए बैठी है कि इस बजट में उनको राहत मिलेगी। जिस तरीके से बिल्कुल कमर टूट गई थी कोरोना महामारी में आम आदमी की, तो ये कोशिश रहेगी सरकार की भी, और इधर जो लोगों को उम्मीद है कि सरकार से उनको काफी राहत मिलेगी, चाहे वो टैक्स में छूट को लेकर हो या फिर किसानों को उम्मीद है कि उनको लेकर तमाम योजनाएं शुरू हो सकती हैं, वो बजट बेहतर आएगा। तो जाहिर सी बात है एक बड़ा बजट होगा तो किसानों को राहत मिलेगी। यही हाल नौकरी पेशा वर्ग के लोगों का है, महिलाओं का भी यही हाल है। तो एक बात साफ है कि जाहिर सी बात है कि बजट आज पेश होने जा रहा है 2022-23 का, तो आम लोगों को काफी उम्मीद है इस बजट। बिल्कुल, उम्मीद बहुत ज्यादा है। सुशील, कोरोना काल में हमने देखा कि पिछले 21 महीनों से, अगर लमसम माना जाए तो 21 महीनों से हम कोरोना की मार झेल रहे थे। ऐसे में लोगों की आय कम हुई है। जो आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया गया उसमें लोगों की आय पहले से कम हुई है। इस आय को कैसे बढ़ाया जाए, किस तरह से इकोनॉमी को बूस्ट किया जाए और किस तरह से रोजी रोजगार और लोगों को राहत दी जाए, एक बड़ी चुनौती होगी आज के आम बजट में, जब आज निर्मला सीतारमण 2022-23 का बजट पेश करेंगी। तब तमाम जो आम जनता है निश्चित रूप से उनकी कमर टूटी है। हालांकि एक तरफ से मजबूती भी मिली है, क्योंकि तमाम आम जनता ये समझ रही है कि अगर इस प्रकार की महामारी आती है तो कैसे अपने आप को बूस्टअप करना है, तो उसको लेकर भी सरकार के पास एक बड़ा प्लान होगा। निश्चित रूप से निर्मला सीतारमण या सरकार इस दिशा में जरूर सोच रही होगी, क्योंकि कोरोना काल महामारी कहीं ना कहीं आम जनता के लिए एक बड़ा टास्क था। हालांकि हम उस महामारी से भी उभरे हैं। तमाम जो जनता है वो भी समझ चुकी है कि इस महामारी से अपने आप को कैसे मजबूत रखा जाए। और अगर रोजगार की बात करें तो सरकार रोजगार की दिशा में भी आगे बढ़ेगी, डिजिटलाइजेशन को लेकर आगे बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरह कल राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ नीलू, उसमें यूपीआई यानी कि डिजिटल पेमेंट को लेकर एक बड़ी बात कही गई और यह कहा गया कि डिजिटल पेमेंट को कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हुई है और डिजिटल पेमेंट को लेकर लोग जागरूक हुए हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन की तरफ सरकार आगे बढ़ेगी, पेमेंट को लेकर आगे बढ़ेगी, और साथ ही साथ जो टैक्सेस हैं उसमें भी कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।
आम जनता के लिए भी कहीं ना कहीं उम्मीद हो सकती है कि जो 2.5 लाख से 5 लाख का स्लैब है उसमें कहीं ना कहीं जो एक 5% का आंकड़ा जो टैक्स में कटता है, इस बार सरकार हो सकता है कि उसमें कुछ ढील दे और तमाम लोगों को राहत दे। बिल्कुल, नौकरी पेशा लोगों के लिए तो यही है कि टैक्स सेविंग हो, जो पर्सनल लोन वो लेते हैं उसमें जो ब्याज है उसमें कमी आए, और कहीं ना कहीं जो एटीसी की बात हो रही है, जिस तरह से आप कह रहे थे कि 2.5 लाख से 5 लाख बढ़ाया जाए, इन सब पर तो नजर रहेगी। अब देखना होगा क्या सौगात मिलती है। लेकिन संकेत, सबसे बड़ी बात, चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, किसान का मुद्दा यहां पर सबसे बड़ा है। किसानों को किस तरह से राहत आज मिल सकती है, इसके अलावा खास तौर पर एमएसएमई सेक्टर, क्योंकि कोरोना काल में हमने देखा वोकल फॉर लोकल या फिर एमएसएमई सेक्टर में लगातार काम किया गया सरकार की तरफ से, और कहा यही गया कि रोजी रोजगार आप खुद से कीजिए, बाकियों को भी रोजगार दे। तो इस सेक्टर पर भी कितना फोकस रहने वाला है? देखिए, ये बिल्कुल सही कहा आपने, और इस पर केंद्र सरकार भी पहले से भी ध्यान दे रही है। हालांकि इस बार इसको प्राथमिकता के आधार पर अगर हम पिछले दिनों देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को कहा था कि जो स्थानीय स्तर पर व्यापार उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे कि पलायन ना हो दूसरे राज्यों में या दूसरी जगहों पर रोजगार की तलाश में लोग अपने गांव और घर ना छोड़ें। तो वही एक वजह है, उत्तर प्रदेश सरकार इस पर काम भी कर रही थी, और ये उम्मीद भी है इस बार इस आम बजट में कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट करके एक योजना शुरू की गई थी कि जिस जिले में हर जिले की एक खासियत होती है, वहां पे चाहे वो पीलीभीत की बांसुरी हो, मुरादाबाद के पीतल के बर्तन हो, तो ऐसे रोजगारों को बढ़ावा दिया गया और वहां पर उनको तमाम सरकार की तरफ से अनुदान दिए जा रहे थे। लेकिन अब केंद्र सरकार से जरूर उम्मीद लगाए आम आदमी बैठा हुआ है कि इसमें उनको राहत मिलेगी, और उनको स्थानीय स्तर पर जब बजट होगा तो जाहिर सी बात है रोजगार भी होगा। बहुत कम देर का और इंतजार बाकी रह गया है। 11 बजे जब वित्त मंत्री आएंगे और बजट पेश करेंगे, फिर देखना होगा क्या कुछ उनके पिटारे से निकलता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बीएसपी ने कल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए एक और लिस्ट जारी कर दी है। इस नई लिस्ट में 61 उम्मीदवारों के नाम है। इसके अलावा 3 जिलों के 4 सीटों के प्रत्याशी भी बदले गए हैं। मायावती ने 5वें चरण की 61 सीटों में से 20 सीटों पर ब्राह्मण प्रत्याशी उतारे हैं। इसके अलावा 9 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में हैं। डिप्टी सीएम केशव मौर्य के सामने सिराथू से संतोष कुमार त्रिपाठी प्रत्याशी बनाए गए हैं। वही करहल विधानसभा चुनाव में इस बार कांटे की टक्कर देखने की मिल रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि एसपी बघेल को करहल से उम्मीदवार अखिलेश के अहंकार को तोड़ने के लिए भेजा गया है। साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा कि ये लोग सिर्फ नाम के समाजवादी हैं, ये असल में जिन्नावादी हैं। 2019 तक उत्तर प्रदेश कैबिनेट में भी मंत्री थे। उनको श्री अखिलेश यादव जी को हराने के लिए, उनके अहंकार को यह समाप्त करने के लिए यहाँ प्रत्याशी बना करके भेजा है। हमारे श्री जयवीर सिंह जी पूर्व मंत्री पहले ही प्रत्याशी घोषित हो गए हैं। मैनपुरी सदर से हमारे आंसू दिवाकर वो किशनी से वो चले गए हैं। अभी आदरणीय हमारे कैबिनेट मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री जी का, उनका भी गाँव के उनका भी प्रत्याशिता घोषित हो गई है। और जसवंत नगर, जहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विवेक साक्य जी, अर्थात हमारी ये जो लोकसभा मैनपुरी है, ये भाजपा का गढ़ है। और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों को बड़ी राहत दी है। अब 1000 लोगों की सभा को मंजूरी दे दी गई है। अब तक 500 लोगों की सभा में ही छूट मिली थी, जो कि वहां जाकर नेताओं को सुन सकते थे, जिसे बढ़ाकर अब 1000 कर दिया गया है। साथ ही इंडोर बैठक में 500 लोग शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा घर घर प्रचार के लिए भी अब 20 लोग, पहले 5 लोग थे, अब 20 इसे बढ़ाकर कर दिया गया है। लेकिन बड़ी रैलियों, रोड शो, पदयात्रा पर अभी भी फिलहाल रोक जारी है। 11 फरवरी तक चुनाव आयोग ने ये नई गाइडलाइन जारी की है। इसके बाद चुनाव आयोग आगे भी इस पे फिर से समीक्षा करेगा। और रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर हो गए। और उत्तर प्रदेश ने वैक्सीनेशन में इतिहास रच दिया है। सूबे में 100% लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लग गई है। सीएम योगी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी और खुशी जाहिर की है। ट्वीट में सीएम ने लिखा,
कि सभी प्रदेशवासियों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में 100% पात्र जनसंख्या को कोविड वैक्सीन की पहली डोज का सुरक्षा कवच प्रदान किया जा चुका है। कोरोना के विरुद्ध इस युद्ध को हम सभी मिलकर अवश्य जीतेंगे। और खबर मथुरा से लेते हैं, जहां 2 दुकानों में अचानक आग लग गई। धीरे धीरे आग की लपटों ने भयानक रूप ले लिया और लोगों में अफरा तफरी इसको लेकर मच गई। लोगों ने तुरंत इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी। लोगों का आरोप है कि फायर ब्रिगेड कई घंटों के बाद मौके पर पहुंचा है और इतने वक्त में दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। कुछ भी नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड कुछ कोई, हमने अपने हाथों से सारे तोड़े हैं, उसके बाद कोई फायर ब्रिगेड कोई काम नहीं किया। फायर ब्रिगेड ने क्या नाम है, पैसा लेके ब्याज पे लेके किया काम इसने, और इसका पूरा बर्बाद हो गया है। जब तक इसको मुआवजा नहीं मिलेगा, जब तक ये बाजार, विश्राम बाजार, द्वारका मंदिर बंद रहेगा। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर देखा गया तो आग काफ़ी भयानक स्थिति में थी। तत्काल फायर टेंडर की गाड़ियों को बुलाया गया। फायर टेंडर के आने के बाद आग पे काबू पाया जा सका। किसी भी व्यक्ति के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। और आज मौनी अमावस्या है। इसको लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। दूर दराज के इलाकों से लोग गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। मौनी अमावस्या सबसे बड़े स्नान पर्व में से एक है। यही वजह है कि प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, हरिद्वार समेत सभी धार्मिक स्थलों पर लोग गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। संगम की रेती पर लगे माघ मेले में मौनी अमावस्या के स्नान पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है और आप देख सकते हैं कि ये एंट्री गेट है और यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का क्रम जारी है। और ये तमाम वो श्रद्धालु हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में पहुंच गए थे, जिन्होंने संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाई है और अपने सामानों के साथ अब वो बाहर निकल रहे हैं स्नान करके। कुछ श्रद्धालु हमारे साथ हैं जो अलग अलग जगहों से आए हैं। इन्होंने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। हम उनसे बातचीत करेंगे। सबके माथे पर तिलक है और यहाँ पर अब ये दान पुण्य करने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद ये लोग लौट रहे हैं और क्या है, इनसे बातचीत करते हैं। क्या आस्था है? कड़ाके की ठंड के बावजूद लगातार श्रद्धालुओं के आने का क्रम जारी। भैया बताइए, कहाँ से आए हैं और आज मौनी अमावस्या पर किस तरह से स्नान किया? बड़ी ठंड के बावजूद आप लोग पहुंचे हैं यहाँ पर। हम लोग डिस्ट्रिक्ट बहराइच से आए हैं। किस तरह से स्नान हुआ है? बहुत अच्छा स्नान हुआ है। कैसा इंतजाम आपने घाटों पर देखा और क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है? बहुत सुंदर। कैसी व्यवस्था है? बहुत सुंदर, हद से ज्यादा सुंदर। भीड़ है, भीड़ दिख रही है आपको? भीड़ तो बहुत है सर। जिला बहराइच, तहसील कैसरगंज, थाना फगरपुर से अंजनी कुमार शुक्ला जी। यहाँ पर भीड़ तो बहुत है लेकिन इंतजाम बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। क्या इंतजाम है यहाँ पर? प्रशासन की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। ये बताइए कि यहाँ पर जो है कोरोना से बचाव के लिए क्या उपाय किए गए हैं, क्या देखने को मिल रहा है? जगह जगह टेस्टिंग की व्यवस्था है और पूरी व्यवस्था है कोरोना के भी। और चलिए यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला यहाँ जारी है।